स्क्रीन शेयर पे वापस। और अभी मैं आपको ये बता दूं, फिर इसके बाद जो है वो इंशाल्लाह। राइट, अब ये जो है टाइप्स ऑफ एवरेजेस तो हमने ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, सॉरी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस टाइप्स ऑफ एवरेजेस। द फर्स्ट वन इज द अरिथमेटिक मीन, और यहाँ पर अनग्रुप और ग्रुप डेटा। देखिए बेटा, आप लोगों को पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि अनग्रुप डेटा में आपके पास कोई रेंज नहीं होती है, फ्रॉम दिस टू दिस ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रॉम दिस टू दिस ये वाली फ्रीक्वेंसी है। अगर ऐसा ना हो तो दीज आर कॉल्ड अनग्रुप डेटा। ठीक है, सिमिलर सिंपल इंफॉर्मेशन है आपके पास, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, तो वो आपके पास अब इसके लिए जरूरी है, जैसे इनकम का डेटा हो सकता है, इट मे बी डेटा ऑफ इनकम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, डिफरेंट क्लासेस, और आपके पास जो है पार्टिसिपेंट्स हों, ठीक है, डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। तो फॉर ग्रुप डेटा, आप अनग्रुप डेटा आपके पास जो मीन जो रिप्रेजेंट किया जाता है दैट इज एक्स बार। एक्स बार से एक्स, इसके ऊपर एक लाइन लगी होती है जिसे हम एक्स बार रीड करते हैं, इस इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। अभी समेशन एक्स क्या है, एन क्या है, ये सब मैं आपको बताती जाती हूँ। यहाँ पर जो फॉर्मूला है समेशन एक्स की मीनिंग क्या है कि ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को x1 कह रहे हैं, सेकंड को x2 कह रहे हैं, थर्ड को x3 कह रहे हैं। वी डोंट नो कि हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन होंगे, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन वी हैव। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि एक्स एन तक चले जाएंगे, यानी कि अगर 10 ऑब्जर्वेशन हैं तो वी हैव x1 x2 प्लस x3 प्लस x3 प्लस x4 x5 एंड x सो ऑन। कहाँ तक जाएंगे हम, x10 तक जाएंगे, डिवाइडेड बाय n आर द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 10 इन दिस केस। ठीक है, अगर इफ वी हैव 5 ऑब्जर्वेशन देन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो आपके पास डिपेंड करता है कितनी ऑब्जर्वेशन है हम यहाँ पर, ठीक है, इस चीज को इस तरह लेंगे आप। अब यहाँ पर एग्जाम्पल 1 में अब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 8 स्टूडेंट्स, 8 स्टूडेंट्स, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 8। इसका मतलब यू हैव टू ऐड दीज 8 ऑब्जर्वेशन, सही है, टू गेट द सम ऑफ एक्स, यानी समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। और आपके पास n का मतलब हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देयर आर 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 8 स्टूडेंट्स इन अ क्लास है आपके पास। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, 10 19 12 21 18 20 11 एंड 19। सही है, देयर इज नो नीड ऑफ अरेंजिंग डेटा, आपको अरेंज करे बगैर आप ये वर्किंग कर सकते हैं। अरिथमेटिक मीन के लिए आप सिंपली क्या करो बेटा, समेशन एक्स था डिवाइडेड बाय एन था। ठीक है, समेशन एक्स का मतलब ऑब्जर्वेशंस को ऐड कराने, 10 प्लस 19 प्लस 12 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 11 प्लस 19। ठीक है, सबको ऐड करा है, जो आंसर आएगा डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 8, तो आप 8 से जब डिवाइड कराएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16.25। क्या आ जाएगा, 16.25 आ जाएगा। इधर तो कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, होपफुली सबको क्लियर होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बहुत इजी है, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे लोएस्ट मिनिमम कैलकुलेशन जो होती है दैट इज अरिथमेटिक मीन, या मीन की कैलकुलेशन होती है। ठीक है, फॉर ग्रुप डेटा यही एक्स बार ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसको फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। अब ये एफ एक्स आएगा कहाँ से, वो सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। जब ये मीन का टॉपिक इधर हम ग्रुप और अनग्रुप दोनों फाइनल कर लेंगे, उसके बाद में आपसे क्वेरीज पूछती हूँ। सही है, लेट्स ट्राई फाइंडिंग द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। सही है, तो जैसे कि दोनों आपके पास इसी तरह के दोनों कॉलम्स आपके पास हिस्टोग्राम में भी गिवन होंगे, इसी तरह के दोनों कॉलम्स आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए भी गिवन होंगे, इसी तरह से दोनों कॉलम आपके पास फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए भी गिवन होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से आपको जब मीन ग्रुप डेटा के लिए कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा तब भी ये दोनों गिवन होंगे। तो बेटा ग्रुप डेटा क्या क्या होता है, जिसमें रेंजेस गिवन होती है, दैट इज ये 15 to 25, 25 to 30, 35 to 45 एंड सो ऑन। यहाँ पर आपके पास डेटा गिवन है। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए अब आप क्या करेंगे, क्लास इंटरवल्स तो आपके पास थे ही, अब आपने एक एडिशनल कॉलम क्रिएट करना है मिड पॉइंट का। वैसे तो होना ये चाहिए था कि क्लास इंटरवल के बाद फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखी जाती और मिड पॉइंट उसके बाद कैलकुलेट करते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैंने तो यहाँ पर पिक्चर्स पे की हैं, तो अब आप इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, वही प्रोसीजर है, 15 प्लस 25, सही है, ऐड करा आपने 40 हुआ, 40 डिवाइडेड बाय 2 20,
सही है। और एक तो वो क्विक प्रोसीजर है जिसमें आपको पता है कि 10 के डिफरेंसेस हैं, 25 और 15 के बिटवीन। सही है, दोनों के बिटवीन कितना है, 5 का डिफरेंस, सॉरी 10 का डिफरेंस है। आप 10 ऐड कराएंगे नेक्स्ट आ जाएगा, फिर 10 ऐड कराएंगे नेक्स्ट आ जाएगा, फिर 10 ऐड कराएंगे नेक्स्ट आ जाएगा। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है तो ये जो 30 कैसे आया उसको पता होना चाहिए। 25 प्लस 35 ऐड कराया 60 हुआ, 60 डिवाइड बाय 2 30, 35 प्लस 45 ऐड कराया 80 हुआ, 80 डिवाइडेड बाय 240, इस तरह से एंड सो ऑन, ये कैलकुलेशन हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी का कॉलम इज गिवन टू यू। अभी एफ एक्स, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय मिड पॉइंट, ऐसा ही एफ फ्रीक्वेंसी एक्स मिड पॉइंट। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 20 120, 11 मल्टीप्लाई बाय 30 330, 7 मल्टीप्लाई बाय 40 280, 50 मल्टीप्लाई बाय 4 200 एंड सो ऑन। सही है, यहां पर मेरे पास ये कैलकुलेशन हो गई। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सम्स चाहिए, क्योंकि मुझे एक्स बार का जो फॉर्मूला था वो था समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। समेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना, यानी एफ एक्स को ऐड करा ले कॉलम को। मैंने ऐड कराया पूरे कॉलम को तो मेरे पास आंसर आता है 1390। और अगर मैं समेशन एफ वाले कॉलम को ऐड कराती हूँ तो वो आपके पास एडिशन होकर आएगा 35। ठीक है, अब क्या करें, समेशन एफ एक्स की जगह मैं क्या लिखूं, 1390, और समेशन एफ की जगह फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 35 है, इसको डिवाइड करूं। सही है, ठीक। तो मेरे पास आ जाता है मीन का आंसर 39.71। कितना आ जाता है, 39.71। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे यहाँ पे दोबारा से मेंशन किया गया मीन 39.71। किसी को कोई इश्यू है हो यहाँ पर तो प्लीज मुझसे पूछिए। हमें क्या करना है, समेशन चाहिए, समेशन का मतलब सम अप करना है। मैंने आपको बताया था ना, समेशन की नोटेशंस यूज होती हैं स्टैट्स में, बहुत यूज होती है। समेशन एफ एक्स मतलब सम ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का कॉलम कैसे बनेगा, आई रिपीटेड, एफ मल्टीप्लाई एक्स, यानी 6 मल्टीप्लाई 20 120, 11 मल्टीप्लाई 30 330, 7 मल्टीप्लाई 40 280। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करा दिया तो मेरे पास ये आ गया। अब मैं आपसे जो आपकी क्वेरीज होती हैं, अगर कोई है तो प्लीज बताइए। यहाँ पर ये था आपके पास, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप लोग हैंड रेज ना करें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा सिलेबस है और मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसमें बस वो नहीं, वो हो जाएगा। मैं अपलोड करने का देखती हूँ। तो इंशाल्लाह आज मिल जाएंगी, कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह आपको आज मिल जाएगी, मसला नहीं है इसमें। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी, तो मुझे बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए। तो उसी पे जाती हूँ, इसमें तो बहुत स्मॉल साइज होता है तो नहीं पता चलता। ठीक, वापस हम वहीं पे होते हैं। आई एम शेयरिंग स्क्रीन। राइट, द नेक्स्ट टॉपिक इज कंबाइंड मीन। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने ये जो जिस हिस्से पे क्रॉस लगाया हुआ है दैट मीन्स कि वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, कंबाइंड मीन बहुत इजी है। अगर आप क्या चाहते हैं कि आपके पास दो डेटा सेट हैं, सही है, और उनका कंबाइंड मीन पता कर लूं मैं, यानी मीन का भी मीन पता कर लूं, एक तरह से ये समझ लें आप। तो आपके पास फॉर्मूला होता है n1 x1 बार, यानी कि n1 आपके पास
एक डेटा सेट है जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। जैसे मेरे पास दो क्लासेस हैं, एक बीएस की है और एक बीएड की क्लास है, सही है। तो क्विज वन हुआ बीएस की क्लास में भी और बीएड की क्लास में भी, और मेरे पास उसका रिजल्ट आ गया। सपोज बीएस की क्लास में थे 10 स्टूडेंट्स और बीएड की क्लास में थे 15 स्टूडेंट्स। तो मैं बीएस को कह रही हूँ 1 और बीएड को कह रही हूँ 2, ठीक है। तो 10 स्टूडेंट्स हो गए बीएस के और बीएड के स्टूडेंट हो गए 15, यानी N1 हो गया बीएस का 10 और बीएड के लिए N2 हो गया 15। मीन्स बीएस का कैलकुलेट होकर आया 8 और बीएड का कैलकुलेट होकर आया 7, यानी कि x1 बार मैं कह रही हूं कि मीन ऑफ बीएस और x2 बार मीन ऑफ बीएड, राइट। तो हम इसमें कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर सकते थे, कैसे? x बार 1 2 करके, क्योंकि दो ऑब्जर्वेशन है 1 2, अगर तीसरी होती तो x बार 1 2 3 कर लेते। जैसे नीचे एक फॉर्मूला दिया हुआ, अगर डेटा सेट 3 हो, बीएस है बीएड है और आपके पास बीकॉम, अगर तीसरा भी आ जाए तो वो बीकॉम कह देंगे। लाइक मैं उसको 3 कहूंगी तो उसमें उनकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी वो N3 होंगी और जो उनका मीन होगा वो x बार 3 कहलाएगा। इजी है, कोई मसला तो नहीं है यहाँ पर। तो ठीक है, N1 मल्टीप्लाई होगा x1 बार से, यानी अपने ही मीन से, फिर प्लस हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपने ही मीन से, यानी मैं यहाँ 1 कह रही हूँ बीएस को और 2 कह रही हूँ बीएड को। तो बीएड का एवरेज अपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई होगा, बीएस का एवरेज अपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई होगा, दोनों को ऐड करा लेंगे और डिवाइडेड बाय दोनों की ऑब्जर्वेशन को ले लेंगे तो कंबाइंड मीन आ जाएगा, सही है। जैसे मैंने आपको कहा कि बीएस का 8 आया और बीएड का 7 आया, तो जो इनका कंबाइंड मीन है चांस है कि उन दोनों के बीच में आएगा कहीं, ठीक है। जो क्रॉस लगाया हुआ है वो आपके लिए नहीं है, वंस अगेन बार बार कह रही हूँ ये जो क्रॉस है ये आपके लिए नहीं है, ये किसी और लोगों के लिए। स्लाइड्स मेरे पास बनी हुई है दूसरी, ठीक है। फॉर द एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेस पेड टू द एम्प्लॉयज इन टू सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्स एंड वाई, द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड, कैलकुलेट कंबाइंड मीन। दो ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, दो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, दो क्लासेस हो सकती हैं, दो मशीन हो सकती हैं, ये इस तरह से आपके पास आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ वेज अर्नर्स, सही है, ऑर्गेनाइजेशन एक्स है, ऑर्गेनाइजेशन वाई है, जैसे भी मैं बीएस और बीएड की बात करी, ठीक है। वहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही थी, यहाँ पर आपके पास जिनको वेजेस प्रोवाइड की जा रही है लेबर की बात हो रही है। एक्स ऑर्गेनाइजेशन में 550 थे और वाई ऑर्गेनाइजेशन में 650 थे। एवरेज मंथली वेजेस जो हैं, जो एवरेज जो मीन है, जैसे x1 बार वो ऑर्गेनाइजेशन एक्स में है 5000 और ऑर्गेनाइजेशन वाई में है 4500। क्या करेंगे आप? जस्ट यहाँ पर ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई करके लिख दी गई है, यानी कि ये जो कैलकुलेट होकर आया है आपके पास, $27,50,000, सही है। ये कैसे आया है आपके पास? सिंपली इस कैलकुलेशन के बाद आया, कैसे? यानी कि 550 मल्टीप्लाई 5000 अगर आप करेंगे तो ये आपके पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, प्लस आपने लगा दिया। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, 650 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4500 से तो आपके पास सेकंड वाली ऑब्जर्वेशन आएगी। और N1 प्लस N2 को आपको पता ही है क्या करना होगा, 550 प्लस 650, इन दोनों को जब ऐड करके आपके पास आएगा तो देखिए 47,000, सॉरी 4,729 आ गया, इन दोनों के बीच में कहीं आया, ऐसे ही है। ये 5000 मीन था, ये 4500 था, तो इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। कंबाइंड मीन है ना, तो कंबाइंड मीन में दोनों का इफेक्ट कैंसिल होकर बीच की कोई ऑब्जर्वेशन आ जाती है, राइट। एनी क्वेश्चन? बाकी वो वेरिएंस वाली चीज आपके लिए नहीं है, मैंने वहां पे क्रॉस लगा दिया, डेटा में भी क्रॉस लगा दिया है, ठीक है, वो आपके लिए नहीं है। आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए अपने पास कि ये ऑब्जर्वेशन आ रही है 27,50,000 की और 20
9,25,000 की। बल्कि ये तो और एक्सीड कर गया। एक चीज होती है वेटेड मीन। अब हर चीज में अगर मैं आपके पास 5 कोई सी फूड आइटम्स दूं तो दे ऑल आर नॉट इक्वली इम्पोर्टेंट। जैसे मैं वीट लूँ, राइस लूँ, तो जितना वीट इम्पोर्टेंट है उतना राइस इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि नॉर्मली लोग राइस कंज्यूम करते हैं पर डे। अगर डेली भी कंज्यूम करते हैं तो वन टाइम करेंगे। अगर आप ब्रेड ले रहे हैं, अगर आप इफ यू आर टेकिंग ब्रेड या फिर बन या फिर पराठा या फिर आप चपाती जो भी फॉर्म ले रहे हैं, तो आप मीट की ही कोई ना कोई फॉर्म ले रहे हैं। अब ये जरूर है कि प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट, मगर फॉर्म तो बहरहाल मीट की है। लेकिन अगर राइस को अगर कंपेयर किया जाए तो कंपैरेटिवली राइस का कंजम्पशन कम है एज कंपेयर टू द व्हीट। इसी तरह से टी और कॉफी, अब ये जो विंटर सीजन है इसमें तो लोग कॉफी काफी यूज करते हैं, लेकिन जब समर सीजन होता है तो लोग नॉर्मली कॉफी इतनी यूज नहीं करते हैं। ठीक है। तो इस सीजन में भी लोग जितना टी कंज्यूम करते हैं उतना कॉफी कंज्यूम नहीं करते हैं। तो कॉफी की इम्पोर्टेंस वेट, मतलब वेट अकॉर्डिंग टू द कंजम्पशन अगर हम दे रहे हैं, हम ये कहते हैं कि तो इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट इक्वली इम्पोर्टेंट। तो वेट्स का मतलब ये होता है कि जो जितनी इंपॉर्टेंस जिसकी होगी हम उसको उतना ही वेट देंगे। ऐसा होता है कि जब आप बाज़ औक़ात कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं कंपलसरी, उनका वेट ज़्यादा होता है, या आपके एडिशनल कोर्सेज हैं, या आपके जो स्पेशलाइज्ड एरिया है उनका वेट ज़्यादा है। ठीक है। तो वो चीज़ हो सकती है। तो उन्हें ना वेट डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ईजी है। जैसे वहां आप फ्रीक्वेंसी लिख रहे थे, यहाँ आप डब्ल्यू लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, बाकी सब कुछ है, क्योंकि वेटेड मीन है उससे डिफ्रेंशिएट कराने के लिए इसमें सब स्क्रिप्ट में डब्ल्यू लगा दिया गया। सब स्क्रिप्ट में क्या चीज लगा दी गई है? डब्ल्यू लगा दी गई है। ठीक। तो आपके पास द वेटेड अरिथमेटिक मीन इज कंप्यूटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। सही है। एक्स बार डब्ल्यू, एक्स बार नॉर्मल मीन का फॉर्मूला होता है, और डब्ल्यू लगा देंगे तो आपके पास वेटेड मीन बन जाएगा। वन मोर थिंग जो मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी, आपके पास जो कंबाइंड मीन होता है, कंबाइंड मीन के फॉर्मूले में जैसे वहां 1-2 लिखा हुआ था दो ऑब्जर्वेशन की वजह से, ठीक है ना, ऐसे ही है। मैं वापस जाऊं थोड़ा पीछे, तो देखिए लिखा हुआ था ना एक्स बार। एक्स बार तो मीन को कहते ही है। 1-2 का मतलब क्या है? दो ऑब्जर्वेशन। आप 1-2 या 1-2-3 ना भी लिखना चाहें तो सी लिख दें कंबाइंड की वजह से, एक्स बार सी। 1-2 के बजाय सी लिख दें, कंबाइंड मीन को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपकी मर्जी है, अगर दो ऑब्जर्वेशन है तो दो को कवर कर लें, 3 है तो 3 को कवर कर लें। ठीक है। कंबाइंड मीन में सी आप लिख सकते हैं। यू मे राइट। अब आप ये देखिए, ठीक है, डब्ल्यू है, वेटेड मीन है, रिप्रेजेंट करें। ठीक है। तो एक्स बार डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेटेड अरिथमेटिक मीन। ठीक। और एक्स स्टैंड्स फॉर वैल्यूज ऑफ द आइटम्स, एंड डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेट ऑफ द आइटम्स, जो अभी आपके पास होगा। सही है। एक्स क्या है? नॉर्मल जैसे वैल्यूज होती हैं वही है, और डब्ल्यू क्या है? वेट्स है। तो हम समीशन डब्ल्यू एक्स जब फाइंड आउट कर रहे होंगे, बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे जैसे समीशन एफ एक्स करते थे। वहां एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे या डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन देखें, फिर इसके बाद में आपसे क्यूरीज देखते हैं। ठीक। तो आपके पास है कि अ स्टूडेंट ऑब्टेन द मार्क 40, 50, 60, 80 एंड 45 इन मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रिस्पेक्टिवली। ये मार्क्स बता दिए गए। एज्यूमिंग वेट्स 5, 2, ठीक है, 4, 3 एंड 1 रिस्पेक्टिवली फॉर द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स यहाँ मेंशन किया आपने, उनके मार्क्स बता दिए। मार्क्स आर एक्स, जैसे नॉर्मल हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती हैं, और वेट्स बता दिए। सही ना, जैसे वेट्स बता दिए थे 5, 2, 4, 3, 1, हमने यहाँ लिख दिए 5, 2, 4, 3, 1। मार्क्स लिख दिए 40, 50, 60, 80। सही है। नॉर्मली ये कॉलम दिए जाते हैं, इस तरह वर्डिंग में भी हो सकता है, इस तरह कॉलम में भी हो सकता है। मुझे भी नीड द कॉलम ऑफ डब्ल्यू एक्स। ठीक है। जैसे एफ एक्स था, डब्ल्यू एक्स। डब्ल्यू और एक्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा 40 मल्टीप्लाई 50 दैट इज 200, 2 मल्टीप्लाई 50 दैट इज 100, 4 मल्टीप्लाई 60 240 एंड सो ऑन। कैलकुलेशन हो जाएंगी। वी मस्ट हैव क्या होना चाहिए था?
समेशन डब्ल्यू होना चाहिए था एंड ऑल्सो समेशन डब्ल्यू एक्स। ये दोनों आपने फाइंड आउट कर लिए। अब इस फॉर्मूले में रख दें जो कि फॉर्मूला आपको गिवन था। और फॉर्मूला क्या है आपके पास? अच्छा, यहाँ पर एक चीज एक्स बार डब्ल्यू होना चाहिए था, ये सिर्फ डब्ल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू एक्स था 825 डिवाइडेड बाय 15। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जो मीन आ रहा है वेटेड मीन, वो 55 मार्क्स पर सब्जेक्ट आ रहा है। तो ये ऐसे ही होना चाहिए था। सिर्फ एक केमिस्ट्री है जिसका स्कोर बहुत ज्यादा है, बाकी तो अराउंड अराउंड वैल्यूज ऐसे ही हैं जो 50 के अराउंड में ऑब्जर्वेशन थी। तो आपका जो मीन आएगा वेटेड वो भी ऐसा ही आएगा 55। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे बताइए कि कंफ्यूजन हो रही है आपको यहाँ पर। किसी को कोई इशू हो तो बताएं। अभी सिर्फ इसको ये देख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन भी आपको यहाँ मेंशन कर देती हूँ। 2 मिनट मैं वेट करूंगी यहाँ, ताकि आपको स्क्रीन बिल्कुल क्लियर नजर आए। और फिर बाद में आपसे क्वेरीज देती हूँ। अगर आपको कोई क्यूरी है तो प्लीज आस्क। ये समेशन एफ एक्स की तरह है, तो इजी रहेगा। फिर भी अगर कोई क्यूरी है तो आप प्लीज यू कैन आस्क। मैं अब यहाँ पर शेयरिंग स्टॉप करती हूँ, और कोई क्यूरी है तो प्लीज। और आपको बाकी सारी चीजें वेटेड समझ में आ गया बेटा? ऐसा लगता है मैं यहाँ सिर्फ पश्तो स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, सारे लोग उसी में कम्युनिकेट करते रहते हैं और मुझे कुछ भी नहीं पता चलता। मुझे भी पश्तो सीख लेनी चाहिए ताकि मुझे पता चले आप लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। बस एक ही सही था समझ में आता है मुझे। ठीक है, तो मेरे साथ मेरी एक क्लिक थी, जब वो बात करते थे हम सबको कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन इतना मुझे पता है। ठीक है, तो बेटा ये कंबाइंड मीन के लिए आपको कुछ नहीं करना होता। कंबाइंड मीन का जो फॉर्मूला है, मैं अगर आपको बताऊं कंबाइंड मीन, नेक्स्ट पे चले जाऊं ताकि ताकि आपको फॉर्मूला तो एटलीस्ट नजर आए। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए, ये जो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है बेटा, यहाँ एक्स बार 1 2 लिखा हुआ है क्योंकि दो ऑब्जर्वेशन के लिए है। तो आपने क्या करना है कि n1 मल्टीप्लाई कर देना है x1 बार, यानी कि आपके पास दो कोई सी सीरीज होंगी। सही है, हो सकता है आपको उनका मीन खुद भी पता करने के लिए कहा जाए कि आपके पास ये दो सीरीज हैं, एक एक्स सीरीज है एक वाई सीरीज है, कोई सी भी दो सीरीज है आपके पास, आपने मीन कैलकुलेट कर लेना है दोनों का। उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो आप क्या करें, सपोज मेरे पास एक और पाकिस्तान की टीम का स्कोर हो और एक इंडिया की टीम का स्कोर हो। ठीक है, तो मैं पाकिस्तान के लिए 1 यूज कर रही हूँ, तो मैं कह दूंगी कि पाकिस्तान की टीम में जो लोग जिन जिन बैट्समैन ने परफॉर्म किया वो 5 बैट्समैन थे, और इंडिया में जो परफॉर्म किया वो 4 ने किया, मतलब जिन्होंने बैटिंग की। ठीक है, तो n1 हो जाएगा 5। ठीक है, और पाकिस्तान में जो एवरेज स्कोर आया वो बैट्समैन का, वो आया तकरीबन 60, और इंडिया से आया स्कोर 65। तो आप n1 और n2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, दो सीरीज होंगी, इस वजह से हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए 1 और 2 को यूज किया है। ठीक है, दो मीन होंगे, दो ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी, तो दो हैं तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए 1 और 2 का यूज किया गया है। बाकी कोई और बात नहीं है इसके अंदर। राइट, अब तो कोई इशू नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइए। अब लास्ट 15 मिनट्स हैं, मैं चाह रही हूँ कि
क्विकली वाइंड अप करें चीज़ों को। ठीक है, स्क्रीन शेयर पे जा रही हूँ, मुझे सिर्फ प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है और इंशाल्लाह फिर हम कल की क्लास में बहुत क्विकली अपनी बाकी सारी चीज़ों को डन करेंगे, क्योंकि अब आप लोग समेशन के मीनिंग समझ चुके हैं, बार के मीनिंग समझ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट लेक्चर्स में, क्योंकि समेशन वगैरह के मीनिंग मुझे इस दफ़ा बताने थे, वो मैंने बता दिए। ग्राफ हमने डन कर लिया है, कंबाइंड मीन हमने अरिथमेटिक मीन डन कर लिया, कंबाइंड मीन हो गया, वेटेड मीन हो गया, और अब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मीन पर आना है। तो नेक्स्ट एंड लास्ट आपके पास जो आ जाएगा, ठीक है। अभी जो प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन है, जो नॉर्मल आपके पास मीन होता है, हम इन्हीं की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो let us have a look at some of the important properties of the arithmetic mean. Suppose we have n observations denoted by, ये तो हमें पता ही है, सभी मीन के लिए भी कैलकुलेट कर रहे थे, तो n ऑब्जर्वेशंस थी हमारे पास और हमने x1, x2, x3 एंड सो ऑन कहाँ तक ले रहे थे, xn तक ले रहे थे, सही है। एंड x बार इज द अरिथमेटिक मीन, तो हमें पता ही है ये, क्योंकि हम हर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हमारे पास ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाती हैं, कभी 5 है, कभी आपके पास 10 है, कभी 8 है, कभी 12 है, कभी 20 होंगी, सही है। तो हम इसलिए एक्स एन इन जनरल लिखते हैं। अब आप आ जाइए, और इनके मीन को तो एक्स बार से प्रेजेंट कर ही रहे हैं, पता ही है, चाहे वो ग्रुप डेटा की हो, चाहे वो अनग्रुप डेटा की हो। यहाँ हम ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज की बात, हम जो प्रॉपर्टीज की नॉर्मली बात कर रहे हैं, ज़्यादातर वो अनग्रुप डेटा की होंगी, लेकिन बहरहाल हम ग्रुप डेटा में भी वो देखेंगे। अब आपके पास क्या है कि इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इन द गिवन डेटा सेट हैव अ वैल्यू से m, अगर सेम ऑब्जर्वेशन हो, सबकी सेम ऑब्जर्वेशन, देन देयर अरिथमेटिक मीन इज आल्सो m, सही है। अगर सेम ऑब्जर्वेशन होंगे तो उनका मीन भी वही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो देयर टोटल इज इक्वल टू, अब जैसे मेरे पास यहाँ 15 15 15 15 15 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 की 5 15 है, तो ऑब्वियसली इनका मीन भी 15 ही होगा, सही है। 15 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 75 एंड पांचों ऑब्जर्वेशन का अगर मैं डिफरेंस दूं उनके मीन से, यानी x1 ऑब्जर्वेशन आपके पास जो थी उसका मीन से डिफरेंस दूं, सही है, फिर प्लस करा दूं, फिर जो x2 जो भी ऑब्जर्वेशन है उसका मीन से डिफरेंस दूं, उसको ऐड करा लूं, फिर x3 ऑब्जर्वेशन लूं, उसको ऐड करा लूं, फिर इस तरह से करती जाऊं, तो जो आप ऐड करेंगे ना, तो कुछ ऑब्जर्वेशन प्लस आएंगी, कुछ ऑब्जर्वेशन माइनस आएंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर मैं समेशन लूं सारी बात का, हर ऑब्जर्वेशन को अगर उसके मीन से माइनस कराऊं, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। और अगर यही ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो आंसर आपके पास आएगा समेशन एफ एक्स आई माइनस समेशन एक्स बार से, सही है, इज इक्वल टू, राइट। यानी कि मैं जब भी, अगर मेरे पास सपोज एक ऑब्जर्वेशन है 15, एक ऑब्जर्वेशन है 8, एक ऑब्जर्वेशन है 3, तीन ऑब्जर्वेशन है 15, 8 एंड 3, और 15, 8 और 3 आप लेंगे, तो इन सबको ऐड करना कितना हो जाएगा, अगर 26। अगर आप इनके मीन से सबका डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस लेने के बाद आप उस कॉलम को ऐड कराएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसको ट्राई करके देखिएगा, ये आप लोगों का होम टास्क है, तो मुझे बताइएगा। ये ईच वैल्यू इन द डेटा सेट इंक्रीज और डिक्रीज बाय फिक्स वैल्यू। अगर क्या करूं, मेरे पास एक डेटा सेट है, उसके अंदर मैं क्या करूं, कोई पर्टिकुलर नंबर, कोई भी पर्टिकुलर नंबर, सही है, लेट्स से कि वो के है नंबर, उसको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करा दूं, तो देन द मीन ऑल्सो इंक्रीज या डिक्रीज बाय द सेम नंबर, सही है। x1, x2, x3, xn हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन होती है उनका मीन x बार है। अगर मैं क्या करा दूं, हर ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज कराऊं बाय k, तो जो x बार ऑब्जर्वेशन होगी ना, आपको हर एक में इंक्रीज कराने की जरूरत नहीं है, मीन में भी वही इंक्रीज करा दें, आपके पास आंसर आ जाएगा, सही है। क्या कराने की जरूरत है, मीन में भी आप वही ऐड कराएंगे तो आंसर आ जाएगा। ये कोई सी 5 ऑब्जर्वेशन हमने ले ली, उनका मीन कैलकुलेट किया, और मैं हर 5 ऑब्जर्वेशन को मैं कह रही हूँ कि उनमें जो है मैं 2 2 ऐड करा दूं, तो मुझे हर एक में 2 ऐड कराने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं मीन में भी 2 ऐड करा दूं तो मुझे वही आंसर मिल जाएगा, वही काम होगा जो कि वैसे किया जा रहा हो, ठीक है। लास्ट जो आपके पास प्रॉपर्टी है,
इफ ईच वैल्यू इन द डेटा सेट मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अ फिक्स वैल्यू, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देन द मीन आल्सो गेट मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम वैल्यू। सही। मीन की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इजी होती है। आपने क्या किया, ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन को अगर आपने ऐड करा दिया बाय नंबर, कोई भी नंबर ले लें, लेट्स से 5 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 8 ले लें, कुछ भी, तो आपको हर एक में ऐड कराने की जरूरत नहीं है। फिर हर एक में ऐड करा के फिर आप नया मीन कैलकुलेट करिए, नहीं, जो गिवन मीन है उसी में वो नंबर ऐड करा देंगे तो भी आपको वो मिल जाएगा। और अगर आप बजाय ऐड या सब्ट्रैक्ट कराने के अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कराते हैं, सही है, इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को, तो बजाय मल्टीप्लाई डिवाइड कराने के आप मीन को भी मल्टीप्लाई डिवाइड करा सकते हैं। ठीक है, ठीक। देन द मीन ऑफ के एक्स वन के एक्स टू मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो ऐसे ही होगा ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आप मीन को भी सिर्फ मल्टीप्लाई करा दें के से। सिमिलरली द मीन ऑफ एक्स वन अपॉन के, एक्स टू अपॉन के, एक्स थ्री अपॉन के। सही, अगर ये भी कराना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपने क्या करना है, सिर्फ जस्ट मीन को आप क्या करा दें, तो भी उसी ऑपरेशन की तरह रखें जिस तरह से आपने हर ऑब्जर्वेशन के लिए किया। ठीक है, यहां तक आज के लिए बहुत है। बस मैं चाहूंगी कि हम बस यहीं तक रखें। स्क्रीन व्यू नहीं है, एक मिनट, अभी ठीक है। अभी तो स्क्रीन आ रही है ना मुकद्दस? जी जी, मिल जाएंगी। हाँ बस बस मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ। कोई क्यूरी है तो प्लीज मुझसे पूछिए। हाँ, मैं जो प्रॉपर्टीज है ना, मैं ये कह रही हूँ कि आप किसी भी डेटा पे ये प्रॉपर्टीज ट्राई करके देखें, बल्कि आप लोग ट्राई करके क्या देखें, मैं आपको बताती हूँ कि आज जो मैंने अरिथमेटिक मीन का डेटा लिया है ना, ये वाला एग्जाम्पल 1 में, इसके ऊपर ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करें और मुझे बताएं कि आपको क्या मिला है आंसर। सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई कीजिए। फर्स्ट वाली तो नहीं हो सकेगी क्योंकि फर्स्ट वाली में तो सेम ऑब्जर्वेशन होना थी, तो सेम ऑब्जर्वेशन तो ये नहीं है। ये 8 ऑब्जर्वेशन है, इनके ऊपर प्रॉपर्टी 2, 3 एंड 4 तीनों अप्लाई करें और मुझे बताएं। फर्स्ट वाले में तो कुछ अप्लाई नहीं करना, उसमें तो ये कहना है कि सेम ऑब्जर्वेशन है। ठीक है।